डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, रफाल का जिन फिर बाहर आ गया है। इस बार इसे फ्रांस में राह दी गई। वहाँ की खोजी वेबसाइट मीडियापार्ट ने गंभीर आरोप लगाए थे। इनको लेकर फ्रांस की अदालत ने भारत के साथ 59,000 करोड़ रुपए के इस रक्षा सौदे की जांच के आदेश दिए हैं। मीडियापार्ट का आरोप है कि इस सौदे की दलाली में रिश्वत के रूप में कुछ हिस्सा भारतीय अधिकारियों को दिया गया। रफाल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी दसाल्ट इसका खंडन कर चुकी है। उसका दावा है कि रफाल के सौदे में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। भारत सरकार भी इस सौदे में किसी तरह के भ्रष्टाचार का लगातार खंडन करती रही है। भारत ने 2016 में जब फ्रांस से इन लड़ाकू विमानों को खरीदने का सौदा किया था, विवाद तभी से चल रहा है। 4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले और उसके बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट से भारत सरकार को क्लीन चिट मिल चुकी है। फिर भी इस रक्षा सौदे के साथ दर्द बढ़ता गया। जो दवा की वाला मामला है, जब भी ऐसा कोई मामला गरमाता है, देश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल पड़ता है। कांग्रेस ने रफाल सौदे में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग की है, तो भाजपा का आरोप है कि प्रतिस्पर्धी रक्षा कंपनियां राहुल गांधी को मोहरा बना रही हैं। रफाल सौदे पर सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले में सरकार और प्रतिपक्ष के लिए यह संदेश था कि रक्षा जैसे संवेदनशील मामले को ठोस आधार के बगैर अदालत में खींचना तथा राजनीतिक मुद्दा बनाना ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने साफ कहा था कि उसे इस सौदे में कोई अनियमितता नज़र नहीं आई, इसलिए इसकी जांच की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर फ्रांस की अदालत को लगा है कि सौदे की जांच होनी चाहिए, तो इसको लेकर हाय तौबा की ज़मीन तैयार नहीं की जानी चाहिए। इस रक्षा सौदे को लेकर एक बार परिपूर्ण ढंग से दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी संदेह को सिर उठाने का मौका न मिले। भारत सरकार ने औपचारिक तौर पर रफाल विमानों की वास्तविक कीमत उजागर नहीं की है। उसका कहना है कि ऐसा करने पर दुश्मन के लिए इनकी मारक क्षमता और उपकरणों के बारे में अंदाज़ा लगाना आसान हो सकता है। बेशक रक्षा सौदे की गोपनीयता हर कीमत पर बरकरार रखी जानी चाहिए, लेकिन ऐसी राह निकालना भी जरूरी हो गया है जिससे ऐसे सौदों पर बार बार अंगुली न उठाई जाए। रक्षा सौदे पर अक्सर उठने वाले विवादों से देश को मुक्ति मिलनी चाहिए। ऐसे विवादों पर अपने अपने स्वार्थ साधने के बजाय राजनीतिक दलों को कोई भरोसेमंद, जवाबदेह और तटस्थ तंत्र बनाने की पहल करनी चाहिए। सरकार इस तंत्र को हर रक्षा सौदे की जानकारी दे और यह तंत्र देश की जनता के साथ तमाम दुनिया को आश्वस्त कर सके कि वह सौदा किसी भी तरह की
गड़बड़ी से पाक साफ है। अगर ऐसा होता है तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में देश की छवि भी सुरक्षित रहेगी, जो रक्षा सौदों पर बार बार उठने वाले विवादों से प्रभावित होती है। पाई पैराचेंज। पितृसत्ता की वजह से स्त्रियां अपना अस्तित्व तक भूल गई हैं। स्त्रियों ने इसे इस हद तक सहज मान लिया है कि अब उनको इससे मिलने वाले दुख भी दुख नहीं लगते। संसार की हर स्त्री दुखी ही है, ऐसी मेरी सोच कतई नहीं है, पर संसार की सुखी स्त्रियों के सुख की परिभाषा क्या है, यह समझने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी कई सहेलियाँ नौकरी पेशा हैं, मेट्रोपॉलिटन शहरों और विदेशों में भी रहती हैं, कुछ के बच्चे भी हैं, लेकिन वे भी कई बार अपनी बातचीत के दौरान यह कहती मिलती हैं कि बच्चे को तो हमें ही संभालना है, अभी अभी ऑफिस से आई हूँ, खाना बनाना है, सास ससुर आ रहे हैं, अब कुछ दिन के लिए शॉर्ट्स अंदर रख दूंगी। बेटी बेटा 3-4 साल का नहीं होता तब तक तो नौकरी के बारे में सोच भी नहीं सकती। इसके बाद भी वे सुखी हैं। वे कहती हैं पति से प्यार करते हैं। ये सब तो लड़कियों को करना ही पड़ता है, पहले से तो बहुत बदल गया है। मेरे पति तो अब हर साल हॉलीडे प्लान करते हैं। इस बार तो एनिवर्सरी पर डायमंड रिंग दी। अरे अब कितना तो इंडिया आती हूँ, महीना 15 दिन साड़ी पहनकर सर ढक भी लिया तो क्या बिगड़ जाएगा, वह तो दिन भर का थका हुआ आता है। मैं तो घर में ही रहती हूँ। इसके अलावा छोटे शहरों में जो अक्सर सुख की परिभाषा देखने में मिलती है वह कुछ ऐसी होती है। अरे तो क्या हो गया, पति तो सनक ही जाते हैं, तुम थोड़ा शांत रह लो। तुम्हारे अंकल कितने बुरे थे, लेकिन हमने कभी अलग होने के बारे में सोचा? अरे हम औरतें ही तो घर को बनाकर रखती हैं, 2-4 गाली खा भी लें तो क्या, आदमी ऐसे ही होते हैं। इसे नज़रअंदाज करना सीख लोगी तो सुखी रहोगी। इनमें से कोई भी बात काल्पनिक नहीं है। ये वे बातें हैं जो स्त्रियां अपनी अगली पीढ़ी पर थोपती जा रही हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं मायके में थी। बेटा हर दिन पापा के साथ बाजार से एक खिलौना लाता था। एक दिन दोनों हाथों में चूड़ी पहनकर आया। मैं हैरान थी यह देखकर कि मेरे स्टीरियोटाइप पिता एक लड़के को चूड़ी कैसे पहना लाए, लेकिन फिर खुश हुई कि उन्होंने नन्ही रंग बिरंगी चूड़ी को महज खिलौने की तरह देखा, न कि स्त्री के किसी एक गहने की तरह। पर यह इतना सहज सभी के लिए नहीं था। कई लोगों ने टोका, ए पगला, लड़का होकर चूड़ी पहनता है। पितृसत्ता के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई में सुट्टा, शराब और शॉर्ट्स शामिल करने की बजाय बच्चों की परवरिश लड़का लड़की की तरह नहीं, इंसान की तरह करने का संकल्प करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम यह न माने कि चूड़ी पहन लेने या
मांग भर लेने से पति की उम्र बढ़ जाती है। हम यह भी न माने कि दिन भर नौकरी से थका हारा पति शाम को थोड़ा गुस्सा कर भी ले तो क्या हमारे सुख की परिभाषा जिस दिन बदलेगी उस दिन सही मायने में यह लड़ाई शुरू होगी। स्टॉप।